आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 31 दिसंबर साल 2008 ये वो तारीख थी जब ठंड अपनी इम्तिहान पर थी, और इस जमा देने वाली ठंड में जहां अभी मुझे दुबक के रजाई में होना चाहिए था, वहीं अभी मैं घर से बाहर था और लगातार अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अभी हम दोस्तों के बीच खुफिया पार्टी की प्लानिंग चल रही थी। हर बार हम लोग पार्टी के दौरान अपनी वाइफ के हाथों पकड़े ही जाते थे, जिस वजह से इस बार हमने यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी खुफिया पार्टी को करने का तय किया। थोड़ी देर और सोच विचार और सलाह मशवरा करने के बाद हमने जयंत के घर में पार्टी का पक्का किया। जयंत, जिसका कि घर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, और अच्छी बात तो ये है कि जयंत अपने घर में अकेला ही रहता है, तो हमें अपनी पार्टी को अंजाम देने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ये सोचकर ही हमने उसके घर को चुना था। मेरे बाकी के दोस्त तो वहीं के ही रहने वाले थे, तो अब बस कैसे भी करके मुझे ही वहां पहुंचना था। मगर फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों से मेरी आगे की बात नहीं हो पाई। खैर, उनकी बातों से मैं इतना तो समझ ही गया था कि आज शाम मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। शाम के करीबन 5:30 बजे तक मैं अपनी वाइफ को बहला फुसलाकर और झूठ बोलकर घर से बाहर निकल आया और स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। स्टेशन की तरफ बढ़ते हुए एक दफ़ा मैंने जयंत को फ़ोन लगाया, तो पहले तो कुछ देर तक उसने फ़ोन नहीं उठाया, मगर फिर जब कुछ देर बाद उसने फ़ोन रिसीव किया तब मैंने उससे पूछा, और सब लोग आ रहे हैं ना? जिस पर जयंत ने कहा, हाँ सब लोग तो आ रहे हैं, अब तू कब तक आएगा? इस पर मैंने कहा, बस अब ट्रेन पकड़ ही रहा हूँ। जयंत से बात हो जाने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। स्टेशन पहुंचकर मैंने टिकट कटवाया और सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर चला गया, जहां जयंत के घर जाने वाली सारी ट्रेनें आती हैं। आखिरी ट्रेन 6:45 पर आने वाली थी, यानी कि अभी ट्रेन को आने में घंटा भर जैसा वक्त रह गया था। शुरुआत के 10 से 15 मिनट तो मैंने बड़े आराम से ये सोचते हुए कटा दिया कि पार्टी में कितना मज़ा आएगा, मगर फिर उसके बाद का वक्त पार ही नहीं हो रहा था, जैसे कि किसी ने घड़ी की बैटरी निकाल दी हो। बेंच पर बैठे बैठे जब वक्त काटे नहीं कटा, तब मैं अपनी जगह से उठा और प्लेटफॉर्म पर ही यहाँ वहाँ टहलने लगा। जैसे तैसे वक्त बीता, और अच्छी बात तो ये थी कि ट्रेन भी बिल्कुल राइट टाइम पर, यानी कि 6:45 में प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन का बिल्कुल राइट टाइम पर आना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। खैर, मैं ट्रेन में चढ़ गया जैसा कि मैंने सोच रखा था। ट्रेन के भीतर का नज़ारा ठीक वैसा ही था। 2-3 सीटों को छोड़कर बाकी की सारी सीटों पर सिर्फ मक्खियाँ ही नजर आ रही थी। लिहाजन मैंने भी एक सीट पकड़ ली और आराम से पैर पसार कर सीट के ऊपर ही लेट गया। हालांकि ये थी तो जर्नल बोगी ही, मगर खाली होने की वजह से सारे सीट्स अपने ही लग रहे थे। कुछ देर में ही ट्रेन उस स्टेशन पर से खुल गई। वहां से खुलने के बाद जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया, उसी के साथ ही ठंडी हवाओं ने भी जोर पकड़ लिया। कुछ देर में ही हवाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि मुझे पास की सारी खिड़कियों को नीचे गिराना पड़ा। वैसे तो मैं जयंत के घर बस 1-2 बार ही गया हूँ, मगर मुझे उसके घर का रास्ता अच्छे से याद हो गया है। पर मैं जयंत के घर के आगे वाले स्टेशनों में कभी नहीं गया, और ना ही मुझे उतना कुछ मालूम है। अब तक ठंड अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी थी। ठंड से मेरे दांत बजने लगे थे, मगर फिर पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई और मैं वहीं सीट पर लेटे लेटे ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हड़बड़ाते हुए सीट पर से उठा और खिड़की से बाहर की तरफ झांका, तो ट्रेन अब भी चल ही रही थी। मैं घबराती हुई निगाहों से ट्रेन में किसी को ढूंढने लगा, ताकि मैं उससे ये पूछ सकूं कि ट्रेन अब तक
कहाँ पहुंची है, मगर मेरी बोगी में तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। फिर जब मैं किसी को ढूंढते हुए दूसरी बोगी में गया तो मुझे वहाँ 2-3 आदमी बैठे दिखे। मैंने उन्हें उस स्टेशन के बारे में बताया। तब उन्होंने बताया कि ट्रेन तो अभी कुछ देर पहले ही उस स्टेशन को पार किया है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं वापस अपनी बोगी में आया और फ़ोन निकालकर जयंत का नंबर मिलाया, मगर ट्रेन में होने की वजह से मोबाइल में नेटवर्क गुल था। खैर, मैंने पहले तो खुद को दिलासा दिया और फिर डिसाइड किया कि अब जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी मैं वहीं उतर जाऊंगा और फिर वहां से किसी तरह से जयंत के घर पहुंच जाऊंगा। किसी स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के इंतजार में मैंने एक नज़र मोबाइल के टाइम पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। इसका मतलब था कि ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी लेट चल रही थी, और चले भी क्यों ना, आखिर कोहरा इतना घना जो था, तो ऐसे में तो लेट होना लाजमी था। कुछ देर में ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, लिहाजन मैं फटाफट ट्रेन से नीचे उतर गया। मेरे उतरने के कुछ 4-5 सेकंड्स में ही ट्रेन वहां से खुल गई, मगर ट्रेन जिस तेज रफ्तार में वहां से खुली थी ये देखकर मैं दंग रह गया। खैर, मैंने फिर से एक बार जयंत को फ़ोन मिलाया, मगर ट्रेन की तरह ही यहाँ भी नेटवर्क गायब हो रखा था। थक हार कर मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठ गया। वो स्टेशन जिस पर मैं अभी बैठा था, वहाँ मेरे अलावा ना ही कोई इंसान दिख रहा था और ना ही रेलवे का कोई कर्मचारी। टिकट काउंटर से लेकर स्टेशन मास्टर के कैबिन तक सब कुछ बंद हो रखा था, और स्टेशन चालू होने के बावजूद भी लाइट के कुछ खास इंतजाम नहीं थे। मैं अभी किसी ट्रेन के आने का इंतजार कर ही रहा था कि इतने में ही मेरी नज़र सामने रेलवे ट्रैक पर गई, जहाँ की किसी की लाश 2 हिस्सों में कटकर गिरी हुई थी। पर मेरे पलक झपकते ही वो लाश पटरियों पर से कहीं गायब हो गई। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि अभी जो मैंने देखा क्या वो सच था या फिर सिर्फ मेरी आंखों का धोखा। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि इसी बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मेरा पैर कहाँ है? ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये आवाज़ उसी पटरी के पास से आ रही है। तभी मैंने अपनी निगाहें उस पटरी की तरफ घुमाई तो मैंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल उस पटरी पर एक आदमी खड़ा था, जिसका कि एक टांग और सर गायब था। उस आदमी को इस हालत में देखकर मैं डर तो रहा ही था, मगर फिर जब मैंने ध्यान दिया कि इस आदमी का तो सर है ही नहीं, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि इतने में ही फिर से वही आवाज़ आई। मेरा पैर कहाँ है? इतना सब देखकर मैं समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजन मैंने और वक्त ना गवाते हुए सरपट स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं अभी वहां से भागकर स्टेशन की बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरा पैर किसी चीज से जोर से टकराया, जिससे मैं औंधी मुंह प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया। जब मैंने खुद को संभालते हुए पीछे पलटा तो पाया कि वहाँ एक स्ट्रेचर पर किसी की बॉडी रखी हुई है, जो कि सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई है। तभी एकदम से वो बॉडी थरथराने लगी, जिसके साथ ही वो सफ़ेद चादर खून में सनकर लाल हो गया। इतने में ही हवा के एक झोंके के साथ वो चादर उस बॉडी पर से हट गया तो मैंने देखा कि ये वही बॉडी है जो अभी थोड़ी देर पहले तक रेल की पटरियों पर थी, क्योंकि इस बॉडी का भी एक पैर और सर नहीं था। मैं किसी तरह से गिरते संभलते वहाँ से भागा और स्टेशन के बाहर निकला। वहाँ से थोड़ा दूर भागते ही मुझे एक चाय की दुकान दिखी। फिर जब मैंने उस चाय वाले को पूरी बात बताई, तब उसने बताया कि असल में उस स्टेशन पर आज से 6-7 महीनों पहले ओवरब्रिज का इस्तेमाल ना करके रेलवे ट्रैक को पार करते वक्त ट्रेन के चपेट में आकर एक आदमी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि हादसे के वक्त ट्रेन इतनी रफ्तार में थी कि चपेट में आने के बाद उस आदमी का शरीर कई हिस्सों में बंट गया, मगर उस आदमी का सर और एक पैर आज तक नहीं मिल पाया। तब से लोगों का ऐसा कहना है कि हर रात वो आदमी उसी ट्रैक पर खड़े होकर अपने पैर और सर ढूंढता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे
ऐसी ही एक कहानी के साथ।